हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैं आज आपको बहुत ही प्यारे प्यारे बेसिक लेवल से बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चंस किस पे बेस्ड, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं प्यारे। इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में मैंने वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत ही प्यारे तरीके से थ्योरी कंसेप्ट समझाए थे। अगर आपने अटेंड नहीं किया है लेक्चर तो जल्दी से अटेंड करके आ जाइए, क्योंकि बिना उस लेक्चर के ये न्यूमेरिकल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो करके आएंगे, इसमें मज़े आएंगे। उससे पहले के लेक्चर्स भी अटेंड करना चाहें तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लेक्चर्स के लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चंस जो हैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, वेक्टर प्रोडक्ट पे सारे के सारे 9 से 10 क्वेश्चंस में यहाँ कराने वाला हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ करेंगे तभी लेक्चर करने का कोई मतलब बनेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में करने पे ही मज़े आएंगे, ठीक है। चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट आपको मालूम है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, और उसका डायरेक्शन हम निकालते हैं कौन से फ्लेमिंग्स नहीं सॉरी राइट हैंड पाम रूल या फिर कॉक स्क्रू रूल से। एक बार शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर कहीं लिखा है तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे ए और बी का मतलब होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड तो सिंपल हो जाएगा ए बी साइन थीटा, जहाँ पे ए और बी का मतलब हो गया ए का और बी का मैग्नीट्यूड। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है, जिसको पाम रूल से निकालते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है कि अगर ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देना ज़रा, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए की तरफ उंगलियां और बी की तरफ पाम को घुमाएं तो ये थंब जिस डायरेक्शन में आ रहा है बाहर की तरफ, वही ए क्रॉस बी का यानी एन कैप का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यानी एन कैप ऐसे बाहर की तरफ होगा, जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी। ये बात ध्यान रखना, जो एन कैप होता है, एन कैप ये ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ए बी वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर होता है ये यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, नोट कर लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि आगे इस पे बेस क्वेश्चन आएगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, यानी हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। ये हमने प्रूव करना है। इसके बेटा दो तरीके हैं एंगल निकालने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने 8th लेक्चर में आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन यह क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। कैसे? पहले डॉट प्रोडक्ट से बता दूं मैं आपको कि भैया अगर एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए और बी, ठीक है, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इससे ए डॉट बी निकालिए, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सारे यहाँ रखिए और थीटा निकाल लीजिए। चलो एक जल्दी से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मेन हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब था वो निकालेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से, यानी 2 × -6 -12 -3 × 9 -27 और -1 × 3 -1 × 3 -3। ए का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आया ऊपर? 30 और 42 -42 अपॉन रूट 9 10 और 10 + 4 14। यहाँ पे ये हो गया आपका 36 + 81 + 9, कितना हो गया? 10 16 का 1 8 और 4 12 126। ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करेंगे, -42 अपॉन 14 × 126 करेंगे प्यारे,
ये आपका, या फिर ऐसे कर लीजिए 14 इंटू 126 के यहाँ पे इसको ब्रेक कर लीजिए। 120 से 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 7, जबकि 126 के क्या फैक्टर होंगे जल्दी से निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 2 इंटू कितने जा 6 जा 3 जा, फिर 3 2 जा 1 जा, फिर 3 7 जा और फिर 7 1 जा। तो फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे आप देखिए एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक 7 का पेयर बन गया। तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 3, ये आपका हो गया 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42। ये कट के आपका हो गया कितना -1। ये cos थीटा अगर आपका -1 आ गया, यानी थीटा कितने एंगल पे -1 होता है 180 डिग्री पे। तो बेटा अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री आ रहा है तो 180 डिग्री का मतलब भी यही होता है कि वो एक दूसरे की डायरेक्शन 180 डिग्री का मतलब ऑपोजिट है। ऑपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट वाले भी पैरेलल माने जाते हैं और सेम डायरेक्शन वाले भी पैरेलल माने जाएंगे। ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट से आया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे प्यारे? आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्योंकि ये होता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये दोनों पैरेलल हुए, पैरेलल का मतलब थीटा कितना हुआ, थीटा कितना होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री होना चाहिए। और चाहे साइन 0 हो चाहे साइन 180 डिग्री हो, साइन 0 और साइन 180 दोनों के दोनों साइन की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आना चाहिए। तो लेट अस फाइंड कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे आता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, आई जे के और यहाँ पे 2 -3 -1 2 -3 -1 और वहाँ पे -6 9 और 3 ऐसे इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में बताया गया कि कैसे निकालते हैं इसका। यहाँ पे समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। अब यहाँ आई कैप ब्रैकेट में क्या आएगा, उसके लिए आई की रो और कॉलम काट दें तो 3 3 जा 9 माइनस में और 1 9 जा 9, ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि दिस माइनस दिस प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए ये हो गया आपका 0, ठीक है 0 आई कैप। ऐसे ही फिर यहाँ पे जे का रो और कॉलम काट दीजिए तो ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस दिस इंटू दिस करें ये भी हो गया 6, तो ये भी आ गया 6 - 6 0 जे कैप। ऐसे ही के का रो और के की कॉलम काट दीजिए तो ये हो गया 2 9 जा 18 माइनस 3 इंटू 6 ये हो जाएगा 18, ये भी हो गया 0। ये लीजिए सब 0 आ गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 0। हैंस प्रूव्ड। ये 0 तभी आ सकता है जब दोनों के बीच का एंगल 0 हो, यानी दोनों पैरेलल हो। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर निकालना है तो यहाँ ऐसे कर सकते थे, ये थीटा आपको निकालना है कि भैया थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे जैसे वहाँ कॉस थीटा लिखा ऐसी साइन थीटा कर सकते थे। यहाँ पे क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से साइन थीटा का ये आ गया। जैसे यहाँ पे ए डॉट बी था, यहाँ ए क्रॉस बी है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डाल के निकाला थीटा, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के डालेंगे, ये थीटा साइन ये 0 आ रहा है आपका पूरा ए क्रॉस बी, तो सब 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड कि दैट दे आर पैरेलल। दोनों तरीके जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से पॉज मारिए और उसके बाद अपने आप क्वेश्चन को रपटाइए, नहीं समझ में आए तो देख के लिखना, ठीक है। यही बेटा सही तरीका होता है जब आप सामने ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि अगर वो आपने क्वेश्चन कभी नहीं किया है, समझ में ही नहीं आता है, तो एक बार समझिए सामने वाले का कैसे समझा रहे हैं, उसके बाद अपने आप करिए, नहीं आए तो फिर से देखिए। और आगे जब सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो पॉज करके मेरा आंसर देखने से पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलिए बात आई अगले क्वेश्चन की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ये वाला आप अपने आप कर सकते हैं, मेरे बिना बताए, मेरे बिना बताए। देखिए बेटा शुरुआत की जब हम करते हैं तो एक एक क्वेश्चन बताने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी अपने आप होते जाएंगे। पहले क्वेश्चन में 10-15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अब आगे और जल्दी जल्दी होता जाएगा। कैसे देखिए, पॉज करिए, अपने आप करिए, फिर मेरा देखिए। यहाँ पे ये प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए इसे LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ठीक है प्यारे, क्या करना है सिंपली अब बताइए भैया। सिंपल ब्रैकेट खोल देना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है और अपने आप आंसर आ जाना है। ए को ए से, फिर ए को बी से, बीच में क्रॉस है तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस का साइन लग के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी वाले को इससे माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये लीजिए बेटा, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए साइन 0, दोनों के बीच एंगल 0 होगा और साइन 0 क्योंकि 1 होता है तो ये चीज़ तो हो जानी है, साइन 0 क्योंकि 0 होता है तो ये चीज़ तो हो जानी है 0। ठीक है, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। और प्यारे जो बी क्रॉस ए होता है, क्या बी क्रॉस ए को आपको मालूम है एंटी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये तो 0 हो ही गया बी क्रॉस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी सिंपली ट्वाइस ए क्रॉस बी हैंस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक है प्यारे, एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जब आपने दिस प्लस दिस किया तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस इंटू दिस हो गया, यहाँ इंटू मत लगा देना, यहाँ इंटू लगाते ही ये इसका मतलब फिजिक्स में हो जाएगा इस चैप्टर में क्रॉस। यहाँ क्रॉस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो ना डॉट लगाओगे ना क्रॉस लगाओगे, बस कुछ नहीं लगाने का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है यहाँ। ठीक है प्यारे, चलिए इसे नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्रूव दैट दिस। और बाप रे, पॉज मारो, अपने आप करो। देखने में लग रहा है कि भैया बहुत भयंकर है, लेकिन आपको बता दूं चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। देखो आप अपने आप कर लोगे, पॉज मारो। क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर LHS RHS के बराबर प्रूफ करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, LHS से करें या RHS से? ऑब्वियसली जो बड़ा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसे छोटा करते करते सिंप्लीफाई करते LHS के बराबर ले आएंगे। तो RHS से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे RHS हम लिखते हैं, क्या है RHS? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, क्या होता है? ए डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है भैया, और उसका स्क्वायर नहीं लगाओगे, स्क्वायर है तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। अरे कॉमन आ गया, कॉमन कॉमन, क्या कॉमन आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अरे भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, क्या होता है मैथ्स में? यस, वेरी वेल डन, साइन थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा। अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, सब में साइन, सब में स्क्वायर, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर? ठीक है भैया। अरे ए बी साइन थीटा तो किसका फॉर्मूला होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है। जी नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है और उसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर वैसे ही लगा रहने दो। अरे ये तो LHS है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देख रहे हो कितने इजी से हैं, 4 स्टेप्स के अंदर ऐसे चुटकियों में होना है, बहुत आसान है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे बताने से पहले। ठीक है, चलिए फिर पॉज करें, बढ़ें आगे। चलिए, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, दिमाग चलाने वाले। डाउनलोड करेंगे असाइनमेंट, कहाँ से आखिरी में बताऊँगा, और प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं? अगला क्वेश्चन बोले हैं कि सर जी calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vectors a vector and b vector। ठीक है प्यारे, अभी आप देखिए 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको कह रहे हैं इन 2 वेक्टर्स से एक पैरेललोग्राम बनेगा, उसका एरिया निकालिए। बच्चे थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जैसे 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, इससे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएं अगर, तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम बना। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है? जी हाँ, इससे जो पैरेललोग्राम बन रहा है इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है, और इसको हमने प्रूव भी किया है।
तो कह रहे हैं दो एडजेसेंट साइड्स ये हमने ले ली, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका एरिया निकालो। तभी आपको ध्यान आया, अरे एरिया तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। लो, अगर ये कंसेप्ट है तो बहुत सिंपल है, एरिया निकालने को बोल रहे हैं। ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, और प्लस के कैप नहीं लिखा है तो 0 के कैप लिख लो। और बी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस के कैप नहीं है तो 0 के कैप। इसका एरिया पूछा है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक है प्यार, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से? डिटर्मिनेंट की हेल्प से, आई जे के, यहाँ पे 3 4 0 और यहाँ पे -3 7 और 0 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। क्या करना है, आई कैप के ब्रैकेट में क्या आना है, उसके लिए आई का रो और कॉलम काटने पर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो 0 ही हो जाना है पूरा। जे के ब्रैकेट में क्या आना है, उसके लिए जे का कॉलम और जे की रो काटने पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 0 आ जाना है। ठीक है, फिर के ब्रैकेट में क्या आना है, के का कॉलम और के की रो काट दीजिए तो बच्चा ये 3 इंटू 7 21 माइनस 4 इंटू -3 होता है -12। यहाँ -12 जैसे लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये सब 0 हो गया। आंसर सिर्फ आपका के कैप वाला बच रहा है, कितना, 0 आई कैप प्लस -0 के कैप और प्लस 33 के कैप, सॉरी यहाँ जे कैप आएगा। ठीक है प्यारे, और इसका ये तो हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला। बच्चे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, जो कि एरिया के बराबर होगा, ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकालना था लेकिन आपने क्या निकाला, ये तो आई जे के की टर्म्स में आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। हमें तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, जो कि सिर्फ 33 का स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये तो 0 ही है। आंसर आ जाएगा 33 और यूनिट लिख दीजिए क्या, क्योंकि स्क्वायर यूनिट जो भी मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स, उसका जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे? ये कर लीजिए अपने आप, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, थोड़ा अलग कर दिया है। क्या बोल रहे हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय वेक्टर्स दिस एंड दिस। ठीक है, अभी इसने कह दिया दो साइड्स की बजाय उसने दो डायगोनल्स दे दी, जैसे कि एक डायगोनल ये हो गई इसकी AC और एक डायगोनल ये हो गई BD। ठीक है, AC डायगोनल उसने दे रखी है, AC वेक्टर भी दे रखा है, कितना, ये दो डायगोनल दे रखी है, पहली वाली 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और आपकी दूसरी डायगोनल दे रखी है ये वाली BD वेक्टर दे रखी है, कितनी, ये दे रखी है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। साइड्स की बजाय डायगोनल्स दे दी उन्होंने। अभी कह रहे हैं कि अगर ये डायगोनल्स हैं तो इसका एरिया निकालो। भाई एरिया तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। एडजेसेंट साइड के वेक्टर प्रोडक्ट, एडजेसेंट साइड यानी जैसे AB वाला जो वेक्टर है प्यारे, ऐसे करो, ये AB वेक्टर है, AB वेक्टर को मान लो P वेक्टर और इस वाले को मान लो कितना, Q वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, P वेक्टर और Q वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब इसने P और Q तो दिया नहीं, डायगोनल दे दी, तो क्या करोगे, डायगोनल की हेल्प से आप P और Q निकालोगे। कैसे निकालोगे, यहाँ वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ लगेगा यहाँ पे वेक्टर एडिशन का। कैसे, आप देखिए ये जो AC वेक्टर दे रखा है, ट्राइंगल लॉ से क्या इसे AC वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, दिस प्लस दिस, ट्राइंगल लॉ से इसके बराबर हो जाएगा, दिस प्लस दिस सेम ऑर्डर इज इक्वल टू थर्ड साइड। AC वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो। लेकिन आप ये देखो AB वेक्टर खुद क्या है,
P वेक्टर। और अगर देखा जाए BC खुद किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली AD के बराबर होगा, और AD की जगह क्या लिख सकते हैं, Q वेक्टर। तो ये लीजिए P वेक्टर प्लस Q वेक्टर आ गया। इससे क्या फ़ायदा होगा देखेंगे अभी हम। पहले इस पे चलते हैं BD। जैसे आपने AC वेक्टर की जगह दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर लिखा, ऐसे ही बताओ BD की जगह क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। BD की जगह लिख सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, टू साइड्स इन सेम ऑर्डर, थर्ड साइड के इक्वल होती है, यानी BD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ठीक है, जो जैसे लिखा है उसे वैसे ही लिखा रहने दीजिए RHS में। ओके, अच्छा अभी ये देखिए यहाँ पे BC खुद किसके बराबर है, AD के, और AD की जगह क्या लिख सकते हैं, Q वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही CD वेक्टर खुद किसके बराबर होगा, CD वेक्टर होगा प्यारे BA के बराबर। CA किसके बराबर होगा, BA के बराबर। तो CD की जगह हम BA वेक्टर लिख दें, लेकिन प्यारे BA तो वेक्टर लिख दिया हमने, लेकिन क्या BA की जगह P वेक्टर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि P वेक्टर इधर की तरफ था, हमने BA लिखना है, तो BA में P की बजाय आप -P लिखोगे, -P। ये P है तो ये होगा -P, तो यहाँ -P लिख दिया आपने, तो ये माइनस इंटू प्लस यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये बन गया माइनस। अब बच्चे आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, क्या इन दो इक्वेशन से P और Q अलग निकाल सकते हो, P वेक्टर Q वेक्टर अलग से निकाल के यहाँ डालिए और कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे Q वेक्टर माइनस P वेक्टर ये आया है, और Q वेक्टर प्लस V वेक्टर ये वाली चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, Q वेक्टर प्लस P वेक्टर यहाँ पे आ गया है आपका ये पूरा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2q वेक्टर, इन सबको ऐड कर दें तो ये हो गया 4i कैप, ये ऐड करेंगे तो -2j कैप प्लस 6k कैप, 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दें तो q वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये तो प्यारा है आपका आ गया q वेक्टर। ऐसे ही अब q वेक्टर को इधर लिख दीजिए, p वेक्टर इज इक्वल टू, आप देखें तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस, इधर आके माइनस q वेक्टर हो जाएगा, और q वेक्टर की जगह ये लिख दीजिए 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ब्रैकेट खोलेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 3i कैप माइनस 2i कैप हो जाएगा i कैप, j कैप प्लस j कैप हो जाएगा 2j कैप, 2k कैप माइनस 3k कैप हो जाएगा माइनस k कैप। ये आपका आ गया P वेक्टर। जब बेटा आपके पास P वेक्टर Q वेक्टर आ गया, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट की हेल्प से ऐसे i j k करके करते हैं, जो इसका वेक्टर निकालिए पहले और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है प्यारे, मैच करिएगा कि आंसर 8.66 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़रूर इसको अपने आप करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या ये सही आंसर है या नहीं। हो सकता है ये गलती हो सकती है, इसलिए मुझे टाइप करके बताइए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है प्यारे, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। बढ़िया करके आगे और लेवल बढ़ने वाला है, कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, जो मेरी गारंटी है कि अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं तो कई स्कूल्स में आएगा ही आएगा, इनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट में से आएगा, और नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पूरे मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ, जो 10 क्वेश्चन करने पे आपके हर तरीके के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो अनसॉल्व्ड असाइनमेंट है वो आप अपने आप कर पाओगे। जैसे एक और नया क्वेश्चन ले लो, क्या है आपकी स्क्रीन पे ज़रा देखिए। बोले हैं कि डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर आपके पास ये है, ये लीजिए ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर है आपके पास i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, कह रहे हैं कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको याद हो मैंने बताया था, अगर ए वेक्टर ऐसे है बी वेक्टर ऐसे है, तो अगर हम a क्रॉस b का जो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, अगर हम वो निकालते हैं, इसमें जो एन कैप होता है वो एन कैप इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बाहर की तरफ आएगा।
तो हमें यही तो एन कैप यूनिट वेक्टर ही तो पूछा है, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो ये एन कैप निकाल लो, यूनिट वेक्टर भी है और इन दोनों के परपेंडिकुलर भी होगा। तो सिंपली एन कैप का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ये ए बी साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा, ए बी साइन थीटा इसके नीचे लिख दी, सॉरी साइन थीटा, हाँ ए बी साइन थीटा इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है प्यारे, लेकिन प्यारे यहाँ पे एन कैप निकालने के लिए थीटा भी चाहिए होगा, थीटा तो दे नहीं रखा है। एक काम इसको एक और भी कर सकते हैं, इसको आसान बनाने के लिए आपको याद हो किसी भी वेक्टर का, पी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर तो ये खुद है ही ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे भी ए बी साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। इसी से हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ऊपर ए क्रॉस बी निकालो, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, ऐसे करके आई जे के 2 1 -1 1 -1 2 1 -1 2 समथिंग आई कैप माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। पहले आई के कैप में ब्रैकेट में क्या आएगा उसका रो कॉलम काट दो। 2 माइनस दिस इंटू दिस 1। जे के ब्रैकेट में क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा +1। ऐसे ही के ब्रैकेट में क्या आएगा, के का कॉलम और रो बचा ये वाला -2 इंटू -1 -2 -1। ये हो गया आपका 1 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप। ये तो आ गया बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करके √1 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 9 34 और 1 √35। ये लीजिए यहाँ लिख दीजिए, सिंपल आ जाएगा। ये क्या हो गया, ऊपर आपका हो गया आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप और नीचे हो गया √35। ठीक है प्यारे, और ये जो यहाँ पे इस तरीके से यूनिट वेक्टर आया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके 1/√3 आई कैप -5/√35 के कैप -3/√35 के कैप। यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही आंसर्स ठीक है। अभी आपको ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यहाँ पे 1/√35 है उसका स्क्वायर, यहाँ पे 5/√35 है उसका स्क्वायर और यहाँ पे 3/√35 है के ब्रैकेट में उसका स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करोगे √ आपका 1 स्क्वायर यानी 1 ही आ जाना है। यानी ये जो आपने किया है बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बच्चे बोले सर आंसर कुछ और है आपका। जी हाँ, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर 2 आई कैप + जे कैप -के कैप लिखा है जबकि क्वेश्चन में +के कैप था। मैंने -के कैप कर दिया। -के कैप के हिसाब से अगर आंसर करें तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग पॉज करके अभी के अभी यहाँ इसे +के कैप करके यही सारी तामझाम फिर से करिए और आंसर चेक करिए कि सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए पॉज करिए और करना शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या हल्का सा चेंज कर दिया इन्होंने। यहाँ पे बोले फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। फिर से बोल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने बोला था फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ।
यहाँ पे यूनिट वेक्टर पूछा था जो दोनों के परपेंडिकुलर है, बस यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बजाय पूरा एक वेक्टर पूछा है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। पूरा वेक्टर जब पूछा है प्यारे, तो वेक्टर में तो दो चीज़ें होती हैं, एक उसका डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। तो करना बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप उसके बाद अपने आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे प्यारे, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए बच्चे, जैसे आपको एक वेक्टर दे रखा है 2i कैप -3j कैप और +6k कैप, ठीक है। फिर इधर दे रखा है i कैप, j कैप और -k कैप, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर आपके पास हो गया। आपको क्या क्या करना है वो देखिए। आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर है वो निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो और जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, इन दोनों के परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में आएगा, उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 7। तो जो वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है प्यारे, लेट द वेक्टर बी एक्स वेक्टर, जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें दो चीज़ें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा प्यारे, डायरेक्शन ऑब्वियसली इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। एन कैप इसका डायरेक्शन होगा, तो एक्स कैप की जगह हम लिख दे रहे हैं एन कैप। और एन कैप कैसे निकालेंगे, वो तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी आपने निकाला था, वही काम फिर से करोगे, एन कैप फिर से निकालोगे और मैग्नीट्यूड इसने पहले से दे दिया 7, तो जो भी आपका एन कैप आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो एक गिवन वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो और डायरेक्शन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डायरेक्शन परपेंडिकुलर निकालने के लिए एन कैप निकालेंगे, मैग्नीट्यूड 7 दे रखा है। एक बात इसमें और, कुछ बच्चे बोले कि सर ये जो यूनिट वेक्टर होता है ए क्रॉस बी में, इसे एन कैप से ही क्यों डिनोट करते हैं, क्या इसकी कोई वजह है? क्या हम ए कैप, सी कैप, बी कैप, एक्स कैप, वाई कैप से भी डिनोट कर सकते हैं? बेटा कर तो किसी से भी सकते हैं, लेकिन इसे जनरली एन कैप से इसलिए डिनोट किया गया है क्योंकि एन कैप का इन दोनों वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आता है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के नॉर्मल होता है। ये दिखाने के लिए कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, वो नॉर्मल का एन यहाँ लिया गया है, इसलिए उसे एन कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे, चलिए फिलहाल उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अपने आप करिए बेटा पॉज करके और मैच करिए, आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानी दूर करने के लिए। आगे जब हम लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस लेंगे उसमें। फिलहाल बात आई प्यारे, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। कमिंग सून, लिख लो कॉपी में, कमिंग सून, रिलीजिंग सून, जल्दी आने वाला है। कहाँ? एग्जाम्स में। प्यारे पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या है, फिर बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन क्या है देखिए प्यारे, बोल रहे हैं प्रूव दैट फॉर अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, वेयर द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फॉर्म साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑपोजिट टू एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। एक ऐसे ट्राइंगल के लिए ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत दिमाग के पुर्जे खुलने वाले हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, ये लो, हमने एक इस तरीके से ट्राइंगल बना लिया। ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल्ड हो, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, कितने भी एंगल्स का हो सकता है। यहाँ पे वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, सी, बी वेक्टर, सी वेक्टर। लेट दिस बी ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, इसका डायरेक्शन बना दें, ए वेक्टर का ये, बी वेक्टर का ये और सी वेक्टर का ये। ऐसे जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से ख़त्म कर दें। ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ए ऐसे है, बी ऐसे और सी ऐसे है। सी ऐसे भी हो सकता है, बी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमने उसने कुछ दिया नहीं तो हम अपने मन से वो डायरेक्शन मानेंगे जिससे हम कर सकें सॉल्व। ट्राइंगल बना के एरोस ऐसे बनाओ कि सब सेम ऑर्डर में हो। इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखेंगे। फिलहाल ए के ऑपोजिट बोल रहे हैं, ए के अपोजिट जो एंगल है, ए साइड के ऑपोजिट ये एंगल है अल्फा, बी के ऑपोजिट एंगल है ये बीटा और सी के ऑपोजिट ये एंगल है गामा।
ठीक है। कई क्वेश्चंस में बुक्स में अल्फा बीटा गामा की जगह एंगल ए बी सी भी दे रखा है, ठीक है। तो वो ये उसके वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी और सी, तो फिर ये एंगल है ए बी और सी, ठीक है। हमने अल्फा बीटा गामा से कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बच्चे जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, तो बेटा इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कहते हैं कि अलग अलग वेक्टर्स आप सेम ऑर्डर में बनाइए तो जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी दैट विल गिव द रिजल्टेंट, लेकिन जहाँ स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म हो गया तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है जिसकी स्टार्टिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। जनरली क्वेश्चंस होते हैं, आपको कुछ गिवन होता है, फिर हम कहते हैं वहीं से करते जाइए, कुछ ना कुछ आ जाएगा और आगे प्रोसीड हो जाएगा जो प्रूफ करना है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग आपको याद रखनी पड़ती है। ये वही क्वेश्चंस हैं, एक बार स्टार्टिंग याद रख लेंगे, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, दिमाग में बस जाना है। स्टार्टिंग ये है, यहाँ पे हमें साइन अल्फा बीटा गामा निकालना है किसी तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगेगा या डॉट प्रोडक्ट का। ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट से होने वाला है। लेकिन यहाँ पे 2 इक्वल टू हैं, 3 टर्म्स हैं, इसको कैसे लाएंगे वो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे लिखेंगे जब, तो हम इसे क्या करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स, जैसे मैथ्स में करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ऐसे यहाँ पे हम करेंगे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स बाय विद किससे ले लें क्रॉस प्रोडक्ट? विद बी वेक्टर से ले लो, ए वेक्टर से ले लो, सी वेक्टर, किसी से भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लो दोनों तरफ। हमने बी से ले लिया है, चलो बी से ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, बी वेक्टर क्रॉस, ए से ले लो, बी से ले लो, सी से ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लो हम ए से ले रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, सभी से सॉल्व हो जाएगा। ये लो ए से कर दिया, ए इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है प्यारे, इज इक्वल टू इधर भी ए क्रॉस कर दिया, इधर भी ए क्रॉस 0 कर दीजिए, ठीक है बच्चे। ये तो 0 ही हो जाना है ना, लेकिन इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाना है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ए क्रॉस ए कितना होता है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ए साइन 0 आएगा, इसे 0 कर देते हैं, तो ये बन गया 0 प्लस ए वेक्टर इंटू बी क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसको उधर ले जाइए अब, तो ये बन गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जिसे हम उल्टा करके अगर लिख दें तो प्लस लगा के लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो एक आपका ये बन के आ गई इक्वेशन। क्या करेंगे इसका, लेट्स सी। लेकिन जैसे आपने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ऐसे ही इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन अब की बार किससे, अब की बार लेंगे इसका ए वेक्टर से लिया था, अब की बार बी वेक्टर से लेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब की बार बी वेक्टर से लेंगे, सी से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। चलिए इधर क्या हो गया, इधर तो हो गया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। बी क्रॉस बी तो बेटा 0 होगा। अब मैं स्टेप थोड़ा काट रहा हूँ, यहाँ बचेगा बी क्रॉस सी, ठीक है, ये 0 इसे हटा दीजिए और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। लेकिन अगर ये माइनस है, माइनस को प्लस करने के लिए इसे उल्टा लिख सकते हैं, एंटी कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। लेकिन ऐसा करने पर जरा इन दो इक्वेशंस को देखो, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है और यहाँ भी ए क्रॉस बी आ रहा है, यहाँ भी ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इसके बराबर भी है, ए क्रॉस बी इसके बराबर भी है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तीनों आपस में हम इक्वल रख देते हैं, यानी ए किस किस को इक्वल रख देते हैं, ये लीजिए यहाँ पे बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस बी के, और ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस ए के, ठीक है, सब तीनों इक्वल रख दिए। अरे कुछ कुछ आने लगा, अरे
दो इक्वल टू आने चाहिए थे, आ गए दो इक्वल टू, यानी हम सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगर ये वेक्टर इक्वल है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है दो वेक्टर्स के? ए क्रॉस बी का होता है ए बी साइन थीटा। थीटा तो ए और बी के बीच का हुआ ना, बताओ। ऐसे ही यहाँ पे बी सी साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ पर सी ए साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन एंगल कौन सा लेंगे वो देखिए। बी और सी के बीच का एंगल यहाँ लिखेंगे, बी ये है, सी ये है, तो बी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया? बी और सी के बीच का एंगल हो गया अल्फा। मत लिख देना प्यारे, हमेशा बाहर वाला एंगल लेते हैं। ये देखिए बी ऐसे जा रहा था, बी ऐसे जा रहा था, सी इससे इतने एंगल पे इंक्लाइंड है, बी को इतना घूमना पड़ेगा तब वो सी के डायरेक्शन में आएगा। तो बी से सी के बीच का जो एंगल है प्यारे वो अल्फा नहीं 180 माइनस अल्फा डिग्री होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये आपका अल्फा है, पूरा 180, इसमें अल्फा हटा दें तो 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 180 माइनस अल्फा। चलो घिच पिच हो रही है। ऐसे ही प्यारे यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए और बी, बी और ए के बीच का एंगल भी फिर ये बाहर वाला ही लेंगे प्यारे। ये कितना होगा? 180 माइनस बीटा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 180 माइनस बीटा। ओके, ऐसे ही सी, सॉरी गलत लिख दिया बेटा हमने यहाँ पे। ए और बी, ए ये है, बी ये है, ए और बी के बीच का एंगल, ए ऐसे था, बी ऐसे है, तो ए के डायरेक्शन से बी जो है ये होगा 180 माइनस गामा। यहाँ लिखेंगे 180 माइनस गामा। और सी और ए के बीच का एंगल, सी ऐसे था, ए से एंगल पे है, तो ये हो गया 180 माइनस बीटा। लेकिन फर्क कुछ पड़ा नहीं, अगर अल्फा भी लिख देते तो आंसर सेम ही आना था। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है। ऐसे ही साइन 180 माइनस गामा साइन गामा ही होगा। सी ए ऐसी साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा ही होता है। ये मैथ्स की आइडेंटिटीज हैं। ये देखिए कुछ कुछ आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब सिंपल क्या कर देना है, तीनों टर्म्स को एक ऐसी टर्म से डिवाइड करिए ताकि फाइनल आंसर आ ही जाए। तो डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाई ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या बन गया, बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बी साइन गामा इज इक्वल टू सी ए साइन बीटा। इन तीनों को डिवाइड कर दीजिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ये बन गया बी से सी, बी से सी, ए से बी, ए से बी। ये कटा सी भैया से, ए बहना से कट गई। क्या बचा? साइन अल्फा अपॉन ए, साइन गामा अपॉन सी, साइन बीटा अपॉन बीटा बहन जी। ये लीजिए यहाँ बीटा बहन जी, सी और ए। क्या यही तो प्रूफ नहीं करना था? अरे यही प्रूफ करना था। आंसर आ गया, इज इक्वल टू लगा दो। समझ पा रहे हो प्यारे? थोड़ा एक बार में हो सकता है याद ना हो पाए कि क्या किया, समझ में तो आ गया, लेकिन अब सर कंफ्यूजिंग हो गया। और ये सर क्या क्या कर दिया, एक एक स्टेप समझ में आया लेकिन अब पूरा भूल गए। हाँ बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है, एक बार में याद नहीं होगा, समझना है। दोबारा से इसको बैक करिए और फिर से समझिए और फिर अपने आप करिए, तब ये दिमाग में आपके बसेगा कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या था। मोटे तौर पे ये करना है, फिर दोनों साइड्स को ए वेक्टर और बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद इक्वेट करके अपने आप कुछ ना कुछ आ जाएगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पॉज मार के पहले ऐसे करना तभी आगे बढ़ना। कसम है आपको, बिना अपने आप करे आगे नहीं बढ़ने वाले हो। खाओ सौगंध विद्या की कि आप पहले खुद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे। फिर से दो बहुत ही प्यारे खूबसूरत से क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक अभी कराया और एक अब करा रहा हूँ, जो पूरी लीग से हटके क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें क्या करना है। बोल रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है,
एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, कह रहे हैं ए वेक्टर खुद 0 के इक्वल नहीं है, तो प्रूफ करना है बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल है। सर बड़ा अलग सा क्वेश्चन आ गया है, कैसा क्वेश्चन है? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो प्रूफ करिए कि बी और सी इक्वल हैं। कैसे प्रूफ करें? उसके लिए थोड़ा सा फिर से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। क्या करना होगा? इसको एक तरफ लाइए, पहले इसमें ए आ रहा है, एक तरफ लाइए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, इधर आके माइनस हो गया। इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ए वेक्टर कॉमन ले लें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बेटा किन्हीं दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो आपको ध्यान हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता था। अगर वो 0 आ रहा है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या उन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है। इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी, तभी इन तीनों का प्रोडक्ट 0 हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। या तो a 0 या b 0 या ये 90 डिग्री, एंगल इन दोनों के बीच का 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर इसका और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी विच इंप्लाइज दैट ईदर या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, या बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, ये 0 है या 0 है, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल, या इन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज ही हो सकती हैं, लेकिन इसमें से वो वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दीजिए जो क्वेश्चन में लिखी है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में क्या हो सकता है वो देखते हैं। पहले आगे बढ़ें, जैसे यहाँ किया है वैसे ही यहाँ करिए। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वही करा, वो काम इधर, जो काम यहाँ किया था वही काम इधर, माइनस लिया, इसमें से ए वेक्टर कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ए कॉमन लेके क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो गया। फिर वही बात प्यारे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना। एक एन कैप भी होता है, एन कैप की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये अगर 0 आ रहा है तो ये 0 कब आ सकता है, या तो ये 0 हो, या b का मैग्नीट्यूड 0 हो, या साइन 0 0 हो, यानी कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे। साइन 0 ही 0 होता है, यानी एंगल क्या हो, 0 हो। अगर इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी हुई, या ये 0 या ये 0 या थीटा 0, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और इसका, अगर 0 आ रहा है, विच इंप्लाइज दैट या तो ए वेक्टर 0 है इसका मैग्नीट्यूड, या फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0, या बी का मैग्नीट्यूड 0, या एंगल 0। लेकिन इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दो। कौन सी? जो गिवन है कि ए वेक्टर तो 0 नहीं है, तो इसे तो हटाई दो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों बचे। अब आप ये देखो प्यारे, ये जो एंगल लिखा ये किस किस के बीच का लिखा आपने, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो। आप देखिए यहाँ आ रही है पॉसिबिलिटी कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो, यहाँ के हिसाब से आ रही है कि इन दोनों के बीच का एंगल ए वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, यहाँ आ रही है 90 डिग्री हो। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, या तो 0 होगा या 90 डिग्री होगा। इसके हिसाब से आ रहा है 90 हो, इसके हिसाब से आ रहा है 0 हो, यानी ना ही हम इसे सच मान सकते हैं ना ही इसे सच मान सकते हैं। इसे सच मानोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसे सच मानोगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी थी ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई कि ये हो ही नहीं सकती। इन दोनों में से एक भी मानेंगे तो दूसरी चीज गलत साबित होगी। बची सिर्फ बीच वाली, ये वाले के हिसाब से भी आ रहा है कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, और ये वाले के हिसाब से भी आ रहा है कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है। तो दोनों कंडीशंस जो गिवन थी आपको उसके हिसाब
हिसाब से एक जो कॉमन बात निकल रही है यही हम सच मानेंगे, विच इंप्लाइज दैट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, और माइनस सी उधर ले जाएं तो प्लस सी हो जाएगा, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, हैंस प्रूव्ड। देखा प्यारे, कितना प्यारा क्वेश्चन था, प्रूफ करना था, कैसे प्रूफ किया। मेरे लिए तो, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है, ये और इससे पहले वाला भी, क्योंकि कैसे कैसे कर करके क्या चीज़ प्रूफ हो जाती है वो हमें ऐसे क्वेश्चन में पता चलता है, अंदाज़ा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे, नोट करिए, और समझ में आया, मज़े आए इस क्वेश्चन में तो एक ये तो बनता ही बनता है, बनाइए एक जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे, अब आ रहा है आपके सामने आज का क्विज क्वेश्चन, एंड आई हैव टू सी कौन कितनी ईमानदारी से ये लेक्चर अटेंड कर रहा था, जो भी मैंने पढ़ाया उस पे बेस्ड ये क्विज क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय टाइपिंग योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई हैव टू सी कि कौन कौन बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। जो सही करते हैं वो भी देखना है, और इससे ये भी पता चलेगी कि आखिरी क्वेश्चन तक कौन डटा रहा, कौन बना रहा, किसको मज़े आते रहे, कौन इंटरेस्टेड है अपने आप को आगे ले जाने के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। जो मैंने पढ़ाया था उसी पे बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, लेकिन आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ये और ये, यहाँ पे 3 3 9 है, यहाँ 1a और 3 है, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यू हैव टू टाइप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी करिए, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए, पॉज करिए, फिर आइए क्या बोलने वाला हूँ मैं आगे। ठीक है, और आंसर मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका सही है कि नहीं। प्यारे, ये आपका आज का लेक्चर था। ये चैप्टर 4 जो मोशन इन अ प्लेन हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले में वेक्टर्स, दूसरे में प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर्स का पूरा पार्ट थ्योरेटिकल मैंने करा दिया है, कुछ सर्कुलर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ एक थोड़े से न्यूमेरिकल्स और हैं, वो मैं एक अलग से लेक्चर लाऊंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, मुझे तो बहुत मज़े आते हैं पढ़ाने में, समझने में, समझाने में। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़े आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे हैं, और डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी, अच्छा ये ऐसा इसलिए होता था। फिलहाल आज के जो न्यूमेरिकल्स कराए, इसकी प्रैक्टिस असाइनमेंट मैंने आपको दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए, ऐप के अंदर फ्री में रजिस्टर करिए क्लास 11 में, और असाइनमेंट डाउनलोड करके इस पूरे चैप्टर के वेक्टर्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सेक्शन वाइज हर टॉपिक पे, वो करिए और मज़े उठाइए वेक्टर्स चैप्टर के और फिजिक्स ब्रो चैनल के। फिलहाल बच्चे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।